अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज IGCSE और ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ एक और चैप्टर लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज जो डिस्कशन का टॉपिक है, मार्केटिंग हमारा मेन सेक्शन चल रहा है और मार्केटिंग के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन आपसे की कि वो किस तरह से मेन कंपोनेंट होता है बिज़नेस का, जो कि नॉन बिज़नेस स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। तो अब जो हम सेक्शन के 4 चैप्टर्स देखने जा रहे हैं, आज उनमें से एक ही देखेंगे, लेकिन ये 4 चैप्टर्स मिलके एक मिक्स बनता है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है आपके बिज़नेस से रिलेटेड 4 बहुत अहम डिसीजंस हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लेने हैं, और वो डिसीजंस हैं 4 P's, 4 P's. What is a marketing mix? Marketing mix comprises of 4 P's, and these 4 P's are product, price, place and promotion. ठीक है, तो अब इनमें से हर एक को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक्स नहीं, 4 चैप्टर्स हैं। तो आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट का क्या रोल है, किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल्स क्या होती हैं, किस तरह से वो एक्सटेंड हो सकती हैं, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक का चैप्टर जो है ये है 12th, और प्रोडक्ट की टाइप से हम बात शुरू करेंगे। आप जो चीज़ बना रहे हैं वो किस किस तरह की हो सकती है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए, जिस चीज़ की आप इंचार्ज हैं, आपकी कंपनी जो काम करती है, वो किस किस तरह के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाते हो। ये क्या होता है? कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है जो कि आमतौर पे कंज्यूमर्स ख़रीदते हैं, नॉर्मली इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, कंज्यूमेबल होता है, ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, और नॉर्मली की बात हो रही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्गर लाइफ वाले नहीं होते। हालांकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर भी फिर हम मज़ीद उसमें डिस्टिंग्विश करेंगे अभी आगे जाके कि फास्ट मूविंग मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं जिनको हम FMCG कहते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है, पेरिशेबल होते हैं, कुछ ड्यूरेबल होते हैं। तो ये सारी तफसीलात अभी आएंगी, लेकिन कंज्यूमर गुड्स को जो यहाँ हम क्लासीफाई कर रहे हैं वो अगेंस्ट प्रोड्यूसर गुड क्लासीफाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूमर एंड यूज़र कंज्यूम कर लेता है। आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो वो कंज्यूम करते हैं जिनको कि इवेंचुअली उसका लास्ट यूज़र होना है। ठीक है, या फिर आप दे रहे होंगे कंज्यूमर्स को सर्विसेज। सर्विसेज ज़ाहिर है, जैसे कि एजुकेशन है, मेंटेनेंस है किसी चीज़ की, रिपेयर सर्विस है, आप डॉक्टर हैं, आप क्लिनिक चलाते हैं, हॉस्पिटल खोला हुआ है आपने। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर शैम्पू है और इसके अंदर कंप्यूटर भी है। कंज्यूमर सर्विस में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो फ़ैन भी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर वॉशिंग मशीन भी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर बेड लिनन भी है, क्लोथ्स भी हैं, और सर्विसेज के अंदर ज़ाहिर है लॉन्ड्री सर्विस भी है। तो ये समझ रहे हैं ना आप, ये सारी कंज्यूमर सर्विसेज हैं जो कि एंड यूज़र यूज़ करता है। इसके अगेंस्ट होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स और प्रोड्यूसर सर्विसेज। सवाल ये पैदा होता है कि अरूज बाजी को ये कैसे पता चलता है कि मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसी वक्त जो है वो मुझे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करती हैं। अच्छा चलें, तो प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो एक कंपनी बनाती है जो उससे लेकर कोई दूसरी कंपनी यूज़ करती है।
और प्रोड्यूसर सर्विसेज वो होती हैं जो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आपको मशीन्स बनाते हैं जो कि आपसे कंपनीज लेके जाती हैं और फिर वो अपने पास इंस्टॉल करती हैं, तो प्रोड्यूसर गुड हो गया। आप कोई रॉ मटेरियल ऐसा बनाते हैं जो कि किसी और कंपनी में यूज़ होता है, फिर वो उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूसर गुड हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से ट्रक्स बनाते हैं आप, वो ट्रक्स बनाते हैं जो कि सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर यूज़ नहीं करते उन ट्रक्स को, प्रोड्यूसर गुड हो गए। प्रोड्यूसर सर्विसेज के अंदर जो है वो सर्विसेज आ गई जो आप मुख्तलिफ कंपनीज़ को देते हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है आपकी, आप अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, एचआर सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ तरह की। ठीक है, तो आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 12.1, ज़रा जल्दी से इसको कर लीजिए टिक, आप आराम से खुद से कर सकते हैं। जिसमें क्या करना है, आपको टिक लगाना है कि जो चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं ये कंज्यूमर सर्विस हैं, कंज्यूमर गुड हैं, प्रोड्यूसर सर्विस हैं या प्रोड्यूसर गुड हैं, उस पर टिक लगाइए। ठीक है, तो ये कर लीजिए, शाबाश, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो अब ये मार्केटिंग वाले को क्यों पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है? ज़ाहिर है जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा उसी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग, उसकी प्रमोशन, उसकी प्लेसमेंट, उसकी जो मार्केट के अंदर उसकी अप्रोच है कि आपको किस तरह से बेचना होगा, आपको वन ऑन वन मार्केटिंग करनी होगी, आप उसका ऐड लगाएंगे, ये सब डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या टाइप है, उसको कौन यूज़ करने वाला है। जो यूज़ करने वाला है उसी के हिसाब से फिर उसके बाकी एलिमेंट्स डिज़ाइन होंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बारे में कुछ जनरल सी बातें हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर या जिसके लिए भी बनाया जा रहा है उसकी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो कि जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए जो है वो रिलायबल हो। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आ, वो एफिशिएंट टू मेक हो, यानी उसको बनाने का प्रोसेस इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो कि वो आपने एक दफ़ा बना लिया दोबारा आपसे नहीं बन रहा, बार बार रिपीटेटिवली एक जैसा आप बना सकें और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप इम्प्रूव कर सकें। उसकी जो आप प्राइस चार्ज करते हो वो मार्केट में competitive हो सके। आप ऐसे प्रोसेसेस से ना बना रहे हो कि आपके हाथ से उसकी कॉस्ट ही निकल गया और उस कॉस्ट पे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ना हो। इसी तरह से उसका डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्टिव हो उस तरह के कंज्यूमर के लिए जिसके लिए ये बन रहा है। प्रोड्यूसर के लिए बन रहा है तो प्रोड्यूसर के हिसाब से, कंज्यूमर के लिए बन रहा है तो कंज्यूमर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जो प्रोडक्ट के हवाले से थी। तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल कब होता है? प्रोडक्ट सक्सेसफुल तब होता है जब वो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। उसकी बड़ी अच्छी सी एक डायग्राम बनी हुई है पेज 161 पे कि व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल। ये जो मैंने आपको बार बार कहा है कि ये जो रिवीजन डायग्राम्स बनी हुई होती हैं ना, ये बहुत काम की हैं इस बुक में। सिर्फ इन डायग्राम्स की मदद से ही पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हैं एक दफ़ा अगर पढ़ लें तो। ठीक है, तो इन्होंने जो लिखा है इसमें लिखा है सेटिस्फाइज एग्जिस्टिंग नीड्स एंड वांट्स, डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी शुड बी गुड, capable of stimulating new wants from the consumer good, it has something very distinctive that makes it appear different from others, फिर the first business to produce the new product or introduce new changes to the original product, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है जब प्रोडक्ट बिकता है, सक्सेसफुल होता है। not too expensive to produce। तो ये कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि हाउ एंड व्हेन अ प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल, व्हाट, तो ये आपको पता होना चाहिए मेक्स अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल।
ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं प्रोडक्ट के हवाले से ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है। जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो आपका प्रोसेस क्या होता है, किन स्टेप से गुजरना चाहिए आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहले आपको आइडिया जनरेट करना चाहिए। अब आइडिया जनरेशन कहाँ कहाँ से होती है? आइडिया जनरेशन खुद जो आपकी कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक बॉडी है वो आइडिया जनरेट कर सकती है। एंटरप्रेन्योर कह लें इसको आप। प्रोडक्ट जनरेट जो हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ से ब्रेनस्टॉर्म करवाया जा सकता है, उनकी हेल्प से, उनसे मशवरा लिया जा सकता है। प्रोडक्ट जनरेशन के अंदर जो है वो आप R&D डिपार्टमेंट को बिठा के उससे प्राइमरी या सेकेंडरी रिसर्च करवा के मालूम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जनरेशन डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक से हो सकता है। प्रोडक्ट जनरेशन का आइडिया जो है वो कंपेटिटर्स को देख के हो सकता है। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ से आप आइडिया जनरेट करेंगे कि आपको आपको क्या बनाना चाहिए। और आइडिया जनरेशन में मोस्टली ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा आइडियाज़ को आप समहाउ किसी नतीजे पे पहुँचते हैं। अच्छा, जब आइडिया जनरेट हो जाता है तो फिर उसको आप क्या करते हैं, उसको आप साइफन करते हैं, छानते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरिया के तहत कि फिर इनमें से कौन सा बेहतर है। अब उन क्राइटेरियाज में आप ये देखते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सा है, कस्टमर की डिमांड, नीड, मार्केट में इसकी प्लेसमेंट क्या होगी, कितना ज़्यादा बिकने का चांस है, तो सेल्स फिगर क्या होंगी, प्रोडक्शन कितनी आसान है, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। कुछ चीज़ें आप अंदाज़ा लगाते हैं जिससे कि फिर आप साइफन करते हैं। ठीक है, साइफनिंग का मतलब छानना। अच्छा, इसका दूसरा स्टेप ये है कि फिर आप सेलेक्ट करते हैं बेस्ट आइडियाज़। आपने कहा कि जी मैंने ये 1 2 3 टॉप आइडियाज़ जो हैं वो निकाले हैं, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज़। और फिर उनके ऊपर आप क्या करते हैं, फर्दर रिसर्च करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। फिर आप ये मज़ीद मार्केट से इसकी मालूमात लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा थॉरोली इसको सर्च करते हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि ओके, प्रोडक्ट अच्छा था, आइडिया अच्छा था, बात समझ में आ रही है, क्या हमसे ये बिकेगा, क्या हम इसको इतना बेच पाएंगे, विल वी बी एबल टू सेल, ये डिसाइड होता है। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं जिसको कि आप कंसिडर करते हैं। पहले अपनी एबिलिटी देखते हैं, हमारे अंदर वो सलाहियत है कि हम ये प्रोडक्ट बेच सकें। फिर हमारे आसपास ऐसे कस्टमर्स मौजूद हैं जिनको प्रोडक्ट बेचा जा सके, इसकी प्राइस मुनासिब है कि लोग इसको ख़रीद रहे होंगे। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे एक कुछ सिमिलर चीज़ें जो हैं वो रिपीट होती हैं, लेकिन स्टेप यही होगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। जब आप ये सारी बातें तय कर चुके होते हैं, ये सब होने से पहले पहले की बातें हैं कि यस, आइडिया जनरेट हो गए, बेस्ट आइडिया सेलेक्ट हो गए, ये बिक भी जाएगा, इसकी प्राइस भी मुनासिब बन जाएगी, कस्टमर को चाहिए भी है, लग रहा है कि सक्सेसफुल भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। अब आप नॉर्मली क्या करते हैं? अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं, इफ़ेक्टिवली इन रियलिटी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आप इनमें से कोई स्टेप स्किप भी कर देते हैं। खैर, वो कब करते हैं, वो सिचुएशनल होता है कि जब आपको लगता है कि इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली मेरे पास अगले स्टेप का आंसर मौजूद है, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल, नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है जब आप किसी प्रोडक्ट की मेन प्रोडक्शन से पहले उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे बहुत दफ़ा होता है कार्स में, ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट जिनको अगर आपने एक दफ़ा असेंबली लाइन में डाल दिया तो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है उसको बनाना, बहुत बड़ा
फ़ैसला है, एक दफ़ा ये फ़ैसला कर लिया आपने कि बनाना है, तो आपको उसको उस प्राइस पे बेचने के लिए बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ। अब गाड़ी बनाने के लिए जो मुझे नया डिज़ाइन है, नए डिज़ाइन के लिए जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है वो 2 अरब रुपए की है। अब 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी तब आएगी जब मेरी जो है वो 15 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी। तो 15 लाख गाड़ियाँ मैं बनाऊँगा, उसके बाद जाके प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, लेकिन मैंने अभी तक एक गाड़ी भी मार्केट में नहीं दी है। तो बेहतर ये होता है ऐसे केस में कि आप एक एक गाड़ी बगैर उस बड़ी मशीनरी के उस डिज़ाइन को मैनुअली थोड़ा सा लोगों को यूज़ करते हुए आउटसोर्स कर लेते हैं कुछ चीज़ों में, डिज़ाइन थोड़ा सा आप मैनुअली बना लेते हैं। अब तो 3D प्रिंटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता उसको बनाना, वो पड़ता महंगा है। प्रोटोटाइप हमेशा आपके नॉर्मल प्रोडक्ट से महंगा पड़ता है, लेकिन उस प्रोटोटाइप के बनाने से क्या होता है कि आपने एक मॉडल बना दिया जो कि काम भी करता है, और आपने उससे उसको टेस्ट करवा लिया मार्केट में कि आपके जो आइडियाज़ से आपको ख्याल था कि जी लोगों में बिकेगा, मशहूर होगा, बड़ा पसंद किया जाएगा, प्राइस पसंद की जाएगी, तो उस बुनियाद पे आपने प्रोटोटाइप बना के इसको टेस्ट करवाया। तो और टेस्ट करवाते वक्त आपको यही पता चल गया कि आपके फैसलों में कोई फैसला गलत तो नहीं था। आपने सोचा था ये शेप होना चाहिए, लोगों को ये शेप पसंद नहीं आ रहा। आपने सोचा था ये कलर होना चाहिए था, लोगों को कलर पसंद नहीं आ रहा। आपके ख्याल से ये प्राइस होनी चाहिए थी, आपने देखा इस प्राइस पे नहीं बिक रहा। लोगों को आपने कहा कि ये टेस्ट होना चाहिए था, लोगों को उस टेस्ट में कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। तो वो जो भी मार्केट में रियल ग्राउंड्स पे जब आप प्रोडक्ट उतारते हैं तो आपको रियल फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। जब आप लोगों से कहते हैं क्या आप एक ऐसी कार खरीदेंगे जो ऐसी दिखेगी, तो लोग कहेंगे हाँ खरीद लेंगे, लेकिन जब वो वाकई उस कार को अपने सामने देख रहे होंगे तो शायद फिर उनका फीडबैक डिफरेंट हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप टेस्ट मार्केट सेलेक्ट करते हैं और टेस्ट लॉन्च करते हैं। यानी अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोटोटाइप तो उससे आगे बढ़ गई बात, आपका प्रोटोटाइप पास हो गया। अब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डाला, लेकिन टेस्ट लॉन्च की। अब इसमें भी एक गेम है कि बाज़ कंपनी इतनी बड़ी होती हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो वो उनके इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। मार्केट से प्रोडक्ट को पुल कर लेना उनको बेहतर लगता है, और वो जो पूरी इन्वेस्टमेंट की थी उसको ज़ाया कर देना उनको बेहतर लगता है, बनस्बत इसके कि पूरे मुल्क में एक साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया और पूरे मुल्क में फेल हो गया और उनका नाम ख़राब हुआ। तो टेस्ट लॉन्च क्या होती है? टेस्ट लॉन्च जो होती है वो एक स्मॉलर सेगमेंट ऑफ मार्केट में लॉन्च की जाती है। अच्छा, अब अक्सर बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपनी प्रोडक्शन कहीं से करवाते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। सर्विसेज में भी इतना मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े मेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो तरीके हैं उनमें कुछ मुश्किल होती है कि आप जब शुरू करते हैं तो आप एक साथ बहुत सारा बनाना शुरू करते हैं। अदरवाइज़ टेस्ट लॉन्च आसान है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मैं एक ख़ास तरह का मोबाइल फ़ोन इवन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उसका आइडिया लिया, फिर मैंने उस आइडिया को डिस्कस किया, फाइनलाइज़ किया, एक प्रोटोटाइप चाइना से मंगवा लिया। उस आइडिया के मोबाइल फ़ोन को चाइना से बनवाया और एक मोबाइल मंगवा लिया जो कि बहुत महंगा था, चलो 10 मंगवा लिए, अपने आसपास के लोगों को प्रोटोटाइप टेस्ट करवा दिए, जो कि एक मोबाइल मुझे 2-2 लाख का पड़ा, कोई बात नहीं। वैसे मार्केट में उसको 30,000 का होना है, लेकिन अभी चूँकि मैंने सिर्फ 10 मंगवाए तो मुझे बहुत महंगा पड़ा, कोई मसला नहीं। फिर मैंने क्या किया, मुझे असल टारगेट तो मेरा उसके 20 लाख यूनिट बेचने का है, लेकिन मैंने उसके खाली 2,000 यूनिट्स मंगवाए। अभी भी मुझे एक यूनिट जो है वो इतने का पड़ा कि अब जब मैं बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाई, क्योंकि क्वांटिटी पे आपकी प्राइस नीचे आती, क्वांटिटी पे आपकी कॉस्ट नीचे आती है। लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए मैंने मार्केट टेस्ट करने के लिए एक स्मॉलर मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर किए, वहाँ पे चला के देखे, मार्केट में बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, पॉजिटिव वाइब्स आई। तो मैंने उसके नेक्स्ट ऑर्डर जो हैं बड़े ऑर्डर कर दिए और बड़ा लॉन्च कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले हमारे एक दोस्त ने जो है अमेज़ोन पे लॉन्च किया एक प्रोडक्ट, तो उसके उन्होंने जो है वो 2,000 पीसेस बनवाए, और 2,000 पीस बनवा के अमेज़ोन पे टेस्ट लॉन्च किया, और उसकी जो है इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी। हालांकि उनको जो कॉस्ट पड़ रही थी, अगर वो उसके 20,000 यूनिट मंगवाते तो शायद सस्ती पड़ती, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि 20,000 मंगाएं और फिर उनकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाए। तो उन्होंने शुरू में 2,000 यूनिट मंगवाए, उनको पड़ा लेट्स सपोज $10 का पर पीस। तो उन्होंने इसको $11 में बेच दिया। जब उनको लगा कि अब हमारा प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल हो गया है और बड़ा अच्छा चल रहा है,
तो फिर उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी ऑर्डर कर दी जिसमें उनकी कॉस्ट जो है वो $7 पर पीस आ गई। अब वो $11 में आपको अच्छा प्रॉफिट देने लगा। ठीक है, तो ये स्टेप जो होता है ना, स्मॉलर सेगमेंट में लॉन्च करके अपनी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया जाए, टेस्ट मार्केट में लॉन्च करके, टेस्ट मार्केट में टेस्ट लॉन्च करके प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया जाए। फिर फाइनली हम जाके क्या करते हैं, हम फुल लॉन्च करते हैं, फुल स्केल लॉन्च। ठीक है, और आपको पता है इस सब के बाद भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है, इस सब के बाद भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। बड़े मज़े मज़े के रियल लाइफ केसेस हैं हमारे पास कि जिसमें कि पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल फॉलो की गई, लेकिन कोई कहीं ऐसी गलती हुई, बायसनेस जब होती है ना बहुत ज़्यादा, जब आपके अपने दिल में होता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त है चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके उस प्रोसेस में ऐसा फ्लॉ रह जाता है कि आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक प्रोडक्ट था प्योर के नाम से। ठीक है, और इसमें क्या थी, टैबलेट्स थी या साशे था एक, उसमें पाउडर था और ये पानी साफ़ करता था। एक बाल्टी पानी में एक साशे डालें और पानी साफ़ हो जाएगा, ड्रिंकेबल हो जाएगा पानी। तो ये फुल स्केल लॉन्च तक गया था, इसकी पूरी साइकिल फॉलो हुई थी और प्रोडक्ट की जो है वो टेस्ट लॉन्च भी हुई थी और सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो है फुल स्केल लॉन्च हुआ और प्रोडक्ट फेल हो गया। पूरे इस मुल्क में एक एक जगह इसके इश्तिहार, बैनर, स्टिकर्स, ये जो भी डिस्प्लेज लगे थे जगह जगह, टीवी पे ऐड चले थे ज़बरदस्त बहुत सारे, और प्रोडक्ट फेल हो गया। तो ऐसा हो सकता है मार्केट से उनको पुल करना पड़ा, थोड़ी सी कंपनी की भी बदनामी हो, मतलब हुआ ना कि इतनी बड़ी कंपनी ने लॉन्च किया, प्रोडक्ट नहीं चला। ठीक है, तो ऐसा फिर भी हो सकता है। उसके ना चलने की वजह ये थी कि जब उन्होंने टेस्ट मार्केट में जाके सवाल किया तो टेस्ट मार्केट की सिलेक्शन उनकी अप्रोप्रिएट नहीं थी। उन्होंने जो अपना सैंपल बनाया था वो प्रॉपर सैंपल नहीं था, हर एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इसकी वजह से जब वो मार्केट में आए तो मार्केट ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो उनका ख्याल था उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक एक इसमें एडिशनल छोटा सा सब टॉपिक है कि क्या नया प्रोडक्ट डेवलप करने का कोई फ़ायदा है या नया प्रोडक्ट डेवलप करने का नुकसान है। नए प्रोडक्ट से क्या मुराद है, तो पॉइंट है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। तो नए प्रोडक्ट डेवलप करने में आपकी एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं यूएसपी। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों ख़रीदे, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। जब बिल्कुल ही नई चीज़ बनाते हैं तो आपको यूएसपी डिफ़ाइन करना मुश्किल नहीं होती। मैं एक प्रोडक्ट बेचना शुरू बना रहा हूँ, वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो कपड़ा खुद ब खुद गर्मियों में ठंडा हो जाएगा और सर्दियों में गर्म हो जाएगा। अब भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में किसी और के पास नहीं है, तो आई डोंट हैव टू मेक इट मोर यूनिक। जबकि जब एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके होते हैं तो अब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा यूनिक बनाने के लिए। जैसे जब बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं तो एक कंपनी कोशिश करती है कि वो कैमरा पे फोकस करके अपने आप को यूनिक बनाए, दूसरी फोकस करती है बैटरी लाइफ को फोकस कर ले, तीसरी कोशिश करती है प्रोसेसिंग पावर्स और गेमर्स को फोकस कर ले, कोई कोई कोशिश करता है कि अपने डिस्प्ले की क्वालिटी को करे, कोई फिंगरप्रिंट सेंसर्स, कोई कुछ। तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंपेटिटर्स से ऊपर लाने के लिए। जबकि जब आपका प्रोडक्ट नया होता है तो उसकी यूएसपी ऑलरेडी जो है वो बाकी सब और कोई होता ही नहीं है, तो वो पूरा प्रोडक्ट ही एक यूएसपी होता है। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का। नंबर टू, जब कंपनी कोई एक प्रोडक्ट पहले ही बना रही हो और उसके बाद वो एक नई बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में,
एक चीज़ पहले ही बना रही थी, अब उससे सिमिलर नहीं बल्कि एक नई चीज़ मार्केट में लेके आई है। तो इससे बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई होता है। अब डाइवर्सिफिकेशन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपने काम को फैलाना मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। मैं बना रहा था जी, क्लोथ लाइन थी मेरी, मैं कपड़े बना रहा था, बुटीक था मेरा, मैं कपड़े बेचता था, मैंने सैलून भी खोल लिया। तो ये डाइवर्सिफाई कर लिया मैंने, डिफरेंट ही चीज़ एक और चीज़ में आ गया। डाइवर्सिफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक तरह का बिज़नेस किसी तरह वजह से मार्केट में स्लम की तरफ जाता है तो दूसरा बिज़नेस एक्सटेंड कर रहा होता है, वो आपको रिटर्न्स दे रहा होता है। लेकिन डाइवर्सिफाई करने के नुकसान भी होते हैं कि फिर आपकी तवज्जो भी दो जगह बढ़ जाती है, आपके रिसोर्सेज भी दो अलग अलग तरह की चीज़ें बढ़ते हैं। कपड़े बना रहे थे, कपड़े से ही रिलेट करके कुछ और बना लेते, तो इतना आपकी नहीं बढ़ती तवज्जो भी और रिसोर्सेज भी, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बनाने में आपकी तवज्जो और रिसोर्स दोनों चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर आपकी नई मार्केट्स में अवेयरनेस, आपकी कंपनी की अवेयरनेस इन न्यू मार्केट्स हो जाती है। उससे पहले आपने कभी इस तरह के लोगों से डील नहीं किया किया होता, अब आप उस तरह के मार्केट, उस तरह के कस्टमर्स को भी अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई हाई एंड चीज़ें बनाते थे, हाई एंड प्रोडक्ट बनाते थे, अब आपने सोचा कि मैं इसका ये वाला वेरिएंट निकालता हूँ, उसकी वजह से आप मार्केट में लो एंड को भी अप्रोच करना शुरू हो गए। तो आपने एक मार्केट के उस सेगमेंट को या उस एरिया को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया जिसका आप पहले अप्रोच नहीं करते थे। और ऐसा भी होता है कि आपकी नई मार्केट, नए मुल्क हो, बाज़ बाज़ औक़ात तो नए मुल्क में आप चले जाते हैं, वो प्रोडक्ट किसी ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जो जहाँ पर उसकी ज़्यादा नीड है, तो आप अपने मार्केट्स, अपने शहर, अपने मुल्क से भी बाहर निकल आते हैं बाज़ औक़ात। और कभी कभी आप अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में भी एक्सपेंड करते हैं अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट की लॉन्च करने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन नए प्रोडक्ट की लॉन्च करने के कुछ मसाइल भी हैं। जैसे कि नंबर वन, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बहुत हाई होती है। ज़रा नया प्रोडक्ट है, एनालिसिस किया पूरा आपने, सब कुछ करके फिर लॉन्च करते हैं। फिर चूँकि प्रोडक्ट बिल्कुल नया है तो उसके जो सेल्स के टारगेट्स हैं वो बिल्कुल एम्बिगुअस होते हैं, आपको नहीं पता होता कि एक्चुअली कितना बिकेगा। और आप बाज़ औक़ात जो सेल का टारगेट रख के मार्केट में निकलते हैं, आपको लगता है इससे ज़्यादा बिक सकता था, हमने प्रोडक्शन कम करवाई। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करवा लिया, इतना नहीं बिकेगा, ये तो हमारा वेस्ट होगा रिसोर्सेज। और अगर प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो प्रोडक्ट फेलियर के बहुत चांसेस हैं, फिर कंपनी इमेज एट स्टेक होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें थी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा, इसी तरह से इसी सिनेरियो में एक और बात थी जो हम करते जाएंगे। ये डिसकनेक्टेड सी लग रही होंगी आपको बातें, लेकिन सब मिल के ना एक केस स्टडी बनती हैं कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो क्या ख्याल रखना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें कि पुराना करें, पुराने को एक्सटेंड कर लें। तो ये जो छोटी छोटी बातें मिलके जो है वो पूरा एक केस स्टडी को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने इसी इसी एरिया में नेक्स्ट पॉइंट की, वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है यू बिकम distinguished and recognizable from others. डिस्टिंग्विश्ड एंड रिकग्नाइजेबल, इकोनॉमिक्स के एतबार से बहुत बुरी चीज़ है, बिजनेस के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या बात हुई? डिस्टिंग्विश्ड और रिकग्नाइजेबल होने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे काले रंग की सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा ड्रिंक बिक रही है मार्केट में, सब बेच रहे हैं, सब 5-5 रुपए की बेच रहे हैं। आपने कहा कि मैं तो जनाब वो बहुत बड़ी कंपनी वाला हूँ और उस कंपनी को तो आप जानते हैं जिसको कितनी ज़बरदस्त कंपनी है, अब मैं ये ड्रिंक लेके आया हूँ। तो लोग ज़्यादा चांस है कि आपसे लें, क्योंकि लोग आपको की ब्रांड को रिकग्नाइज करते हैं। जब ब्रांड को रिकग्नाइज करते हैं लोग, तो उस ब्रांड से रिलेटेड आपके आदतें भी लोगों को याद होती हैं। इसको कहते हैं ब्रांड कमिटमेंट्स और वैल्यूज़ लोगों को याद होते हैं। क्या चीज़? ब्रांड
कमिटमेंट्स, वैल्यूज़, ये याद होती हैं लोगों को। क्या मतलब हुआ? भाई ये वाली ब्रांड कभी भी अनहाइजेनिक चीज़ें नहीं बेचती, ये वाली ब्रांड हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करती है, ये वाली ब्रांड कभी भी हमें ओवर चार्ज नहीं करती, ये वाली ब्रांड हमेशा क्वालिटी को बहुत श्योर करती है। तो जैसे ही किसी चीज़ के साथ किसी ब्रांड का नाम लगता है तो उस ब्रांड की आज से पिछले एक्सपीरियंसेस आपको रिकॉल हो जाते हैं, और उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की भी मार्केट में वर्थ चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ऐसा अभी हमारे कुछ दिनों पहले बहुत किया गया कि कोई एक ब्रांड जिसको कि लोग किसी वजह से जानते थे, किसी एक साहब की पर्सनल ब्रांड, पर्सनल नाम जिसको कि लोग जानते थे, उसको किसी प्रोडक्ट की ब्रांड के साथ एसोसिएट करके उसको अपलिफ्ट किया गया। इसकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिसाल जो है वो जे डॉट या जुनैद जमशेद की है, कि जिसमें एक सोशल वर्कर, फिलैंथ्रोपिस्ट या रिलीजियस स्कॉलर के नाम को यूज़ करते हुए एक क्लोथ्स की ब्रांड लॉन्च की गई। और चूँकि उस शख्स की पर्सनल इमेज, पर्सनल कमिटमेंट्स और वैल्यूज़ को देखते हुए लोगों ने एज्यूम किया कि ब्रांड चूँकि इसके नाम से लॉन्च हुई है तो ये भी हमें वही वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी जो वैल्यूज़ से मिल रही है हमें, यानी वो चीट नहीं करेगा, वो हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करेगा, वो यूँ करेगा, वो ऐसा करेगा, वो सारी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, जब आप किसी का नाम यूज़ करते हुए कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको मेंटेन करें, वरना थोड़े दिनों में लोग अगर यूज़ करके उसको वैसा नहीं पाते तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ब्रांडिंग से क्या होता है? ब्रांडिंग करने के लिए आप क्या करते हैं और ब्रांडिंग से क्या होता है? ब्रांडिंग करने से एक तो ब्रांडिंग करने के लिए एक तो आप अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं नेम से। आपके प्रोडक्ट का नाम यूनिक होना चाहिए दूसरों से, हो वो कोई भी, जैसे जे डॉट, ये क्या नाम है, कैची तो नहीं है, या शायद अब लगता हो हमें कैची, लेकिन बस यूनिक हो गया ना तो लोगों के दिमाग में आ गया। सना सफीनाज किसी का नाम है जी कपड़े का, तो बस वो आ गया जहन में, अलग है ना, तो बस आ गया। तो इसी तरह से नाम को नाम में इतना भी नहीं फंस जाना चाहिए कि नाम ऐसा हो कि सुनते ही लोग पागल हो जाए कि वाह यार ये तो कोई चीज़ होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ नाम की वजह से ब्रांड वैल्यू नहीं बनती, बस नाम यूनिक होना चाहिए। वरना बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त नाम वाली कंपनीज हैं और हमें पता है कि वो कुछ भी नहीं बेचती, बेकार हैं, तो उनके नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नाम जो है वो आपको यूनिक रखना होता है। आपको अपनी पैकेजिंग, और फिर वही लफ्ज़ ब्रांडिंग आता है इसमें। अब मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांडिंग का टॉपिक ही पढ़ना है, फिर उसमें मैं कहूँ कि ब्रांडिंग करने के लिए ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग का जो जो लफ्ज़ मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ इसलिए कि जब आप कहीं डिस्प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए पैकेजिंग का लफ्ज़ बेहतर है। पैकेजिंग और डिस्प्ले जहाँ आपका होता है वो कुछ सर्टेन डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है, सर्टेन कलर स्कीम, सर्टेन थीम्स, जिससे वो आपको वापस वही चीज़ें याद आ जाती हैं कि हाँ, अच्छा, अरे ये तो वही ब्रांड लग रही है मुझे। ठीक है, फूड पैंडा है वो एक ख़ास अपनी इमेज को यूज़ करता है, जहाँ जहाँ वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा होता है वहाँ वो उस थीम को, उस डिस्प्ले को, उस पैकेजिंग की थीम को यूटिलाइज करता है। ठीक है, इसी तरह से ब्रांड जो है वो इस बात को लोगों के दिलों में श्योर करती है कि हमारी सेम क्वालिटी होगी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जब सेम क्वालिटी और competitive प्राइस, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रांड क्या ऑफ़र कर रही है। कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो competitive प्राइस ऑफ़र कर ही नहीं रही होती, लोगों को पता होता है इसकी प्राइस हमें competitive नहीं मिलेगी लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जैसे बास्किन एंड रॉबिन्स है तो आपको प्राइस competitive दे ही नहीं रहा, तो उस तरह से लोग उससे उससे एसोसिएट भी नहीं हो रहे। तो ब्रांड अपने साथ जो वैल्यूज़ भी लेके आ रही है, जैसे मैंने कहा, जो कमिटमेंट और वैल्यू ला रही है वो लोगों के दिमाग में होते हैं, तो वो कंपेटिटिव प्राइस के हो सकते हैं किसी ब्रांड के साथ, किसी के साथ क्वालिटी के होंगे, किसी के साथ दोनों के होंगे।
और कम से कम ये तो जहन में लोगों के होगा ही कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट से इनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अनब्रांडेड प्रोडक्ट मैंने पता ही नहीं है किसका है, इससे पहले का किसने यूज़ किया, कैसा था, क्या रिस्पॉन्स है, क्या फीडबैक है, कुछ पता ही नहीं होता आपको। ठीक है। तो नॉर्मली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में अनब्रांडेड के मुकाबले में एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर पाता है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट इतनी प्राइस चार्ज नहीं कर पाता जितनी ब्रांडेड चार्ज कर पाता है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। एक एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर पा रहा है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी कर रहा है, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट, ताकि उसका ब्रांड इमेज और ब्रांड कमिटमेंट जो है वो लोगों की दिलों में ताज़ा रहे, उनको मेमोरी में आता रहे कि हाँ 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 ये भी ब्रांड बड़ा अच्छा है जी, मैंने यूज़ किया है। तो कस्टमर्स को जो है वो रिपीट कस्टमर्स बनाता है। तो इसको हम कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी। LOYALTY। कस्टमर लॉयल्टी को जो है वो इंश्योर करता है कि कस्टमर रिपीट कस्टमर हो, पलट पलट के वापस आए। बात समझ आती है? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर उसके साथ इन्होंने दिया हुआ होता है एक चार्ट, समरी चार्ट। तो ब्रांडिंग की समरी चार्ट भी अच्छा सा दिया हुआ है इन्होंने, उसका ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और इसी के हवाले से, इसी के साथ इन्होंने एक छोटी सी केस स्टडी दी हुई है पेज नंबर 163 पे, उसको पढ़ लीजिए। नेस्ले मैन्युफैक्चरर्स की है, और उसके हवाले से कुछ जो है वो छोटे छोटे सवाल हैं, उसको डिस्कस करने से आपको ब्रांडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो एक और पॉइंट है, बहुत आसान सी बात है, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है? जाहिर है प्रोडक्ट को किसी न किसी चीज़ में तो पैक करके बेचना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ कि आप एक टॉफ़ी बनाते हैं, तो आप उसको एक सादे से रैपर में बांध के बेच दीजिए, बेहतरीन टॉफ़ी बनाइए, लेकिन आपके देखने में आपकी टॉफ़ी किसी भी दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ नहीं लग रही हो, तो फिर आप अपने पास एक मुफ्त का आया हुआ स्पेस ज़ाया कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते थे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उस जगह को आप ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए वो चीज़ जिसमें कि जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, ख़ास तौर पे अगर वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसकी ये वैल्यू बढ़ जाती है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग को बहुत अच्छे तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पैकेजिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन पैकेजिंग का तो ये है कि आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, सेफगार्ड करे, उसको उस तरह उसी हालत में डिलीवर करने में हेल्प करे जिस हालत में उसको डिलीवर करवाना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल चिप्स आप पैक कर रहे हैं तो वो एयर टाइट होना चाहिए। अगर आप कोई मशीनरी पैक कर रहे हैं तो उसमें आप थर्मोपोल लगाएंगे, उसमें आप बबल शीट लगाएंगे ताकि वो डैमेज ना हो, है ना। तो एक तो पैकेजिंग का मकसद है आपके प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन, तो सूटेबिलिटी फॉर द डिलीवरी, ताकि वो स्पॉइल ना हो, वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। पैकेजिंग का दूसरा मकसद जो है वो प्रमोशन भी है। अब उस प्रमोशन के अंदर पैकेजिंग का डिज़ाइन, शेप, कलर, ठीक है, मटेरियल, ये सब चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक महंगी ब्रांड का परफ्यूम आप लेते हैं, तो जिस डब्बे में वो पैक होके आता है ना, उस डब्बे का डिज़ाइन ही सबसे पहले यूनिक होता है, बिल्कुल ही। कलर भी, डिज़ाइन भी, शेप भी, और जिस मटेरियल से वो डब्बा बना होता है, आप कहते हैं ले भैया इन्होंने हज़ारों रुपए तो डब्बा बनाने में खर्च कर दिए। तो ये पैकेजिंग कस्टमर के जहन में एक ख़ास इमेज क्रिएट कर रही है। वो इमेज क्या है, एज अ लग्जरी उसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि परफ्यूम लग्जरी होता है, तो लग्जरी के तौर पे अपने आप को प्रमोट कर रहा है वो। फिर जिस बॉटल में होता है वो बॉटल आप देखें, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन, शेप, कलर के अंदर होती है, और वो मटेरियल भी बिल्कुल यूनिक कोशिश करते हैं कि लेके आए, उसकी फंक्शंस भी डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो ये एक तरीका है। अच्छा, एक कंपनी थी, बड़ी मज़ेदार सी बात है, एक कंपनी है और उसने कहा कि हम एक और नए तरीके से अपने परफ्यूम को ब्रांडिंग करेंगे उसकी। वो क्या, कि उन्होंने अपनी बोतल को एज सिंपल एज पॉसिबल बना दिया, ऐसी सीधी सी बिल्कुल, और उस पर वाइट कलर का लेबल लगाया और फिर अपनी उसका प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, जैसे किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवाओं की बोतल लेने जा रहा हो। और उन्होंने इमेज ये देने की कोशिश की कि हमारा प्रोडक्ट ही इतना आला है कि हमें पैकेजिंग में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी एक तरह की पैकेजिंग ही थी। एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल गेमिक था जो उन्होंने किया लोगों के दिमागों पे, कि हम इतनी आला चीज़ बनाते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि अपनी ब्रांड के इमेज को हम पैकेजिंग के थ्रू या पैकेजिंग के डिज़ाइन के थ्रू जो है वो अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। तो हम नहीं जाते बचपने की हरकतों पे कि तरह तरह के डिज़ाइन की बोतलें और कलरफुल ये। अब हम सीधा सीधा काम करते हैं, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट पे हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारे प्रोडक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और वो तो आपको पता ही है। तो ये भी एक पैकेजिंग का ही गिमिक था एक्चुअली। ठीक है जी, तो लेकिन जितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैकेजिंग में, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट की प्राइस उतनी बढ़ जाएगी। तो जाहिर है आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास कितना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। इज़ इट अ नेसेसिटी और इज़ इट अ लग्जरी? तो आप देखिए कि जब तक 5 रुपए का मिलता था नमक का पैकेट, तो वो कागज़ की थैली में पैक होता था और उस पर कुछ हल्का फुल्का सा प्रिंट हो जाता था। उसके बाद मुख्तलिफ ब्रांड्स नमक के अंदर आई और उन्होंने जब अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, अपने आप को यूनिक बनाना शुरू किया कि हमारा नमक दूसरों से अलग होता है, हालांकि नमक तो नमक है। तो उसकी वजह से लोगों ने उसके ज़्यादा पैसे देना कबूल कर लिया। वो 5 रुपए की चीज़ 10 की बिक रही थी। तो जब जब 100% प्रॉफिट उनको हो रहा था तो उन्होंने इन्वेस्ट किया पैकेजिंग पे और अपना कलर डिफरेंट किया, अपना थीम अलग किया, उनकी स्कीम अलग होती है। और फिर उसके अंदर पैकेट के अंदर जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल थी वो इम्प्रूव कर लिया और बेहतर कर दिया। तो इफ़ यू हैव somehow established a brand image in the customer's mind, then you are earning more profit. If you are earning more profit, then you can invest more on the packaging as well. ठीक है। अच्छा, पैकेजिंग के अंदर एक बात होती है कि बहुत से कंट्रीज़ में लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लेबल पे आप वो डिस्क्रिप्शन दें कि इसके अंदर क्या क्या है, एग्जैक्टली बताएं। तो साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं इन पे एक्सपायरी डेट लिखने की ज़रूरत होती है कि कब से कब तक के लिए स्टोर की जाएगी, की जा सकती है। ठीक है, तो फिर अगेन रिवीजन समरी ऑफ पैकेजिंग मौजूद है पेज नंबर 164 पे। इसको देख लीजिए, बड़ी अच्छी सी समरी है। पैकेजिंग आई कैची होनी चाहिए, पैकेजिंग इंफॉर्मेशन रखती है, पैकेजिंग प्रोडक्ट की फिटिंग के लिए सेट होनी चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, बड़े मज़े की। आपको पता है कि जब शुरू शुरू में टेट्रा पैक आता था, टेट्रा पैक जब आना शुरू हुआ था तो हम बहुत छोटे छोटे से थे, हमसे पहले ही आता था टेट्रा पैक, लेकिन हम छोटे छोटे थे तो उसकी मार्केटिंग होती थी। वो एक अजीब से शेप में आता था, कुछ ऐसा तिकोना सा डब्बा होता था, अजीब सा शेप होता था उसका, कुछ वो इन्फिनिटी वो नहीं होता, इन्फिनिटी शेप्स होते हैं जो इधर से भी बराबर होते हैं उधर से भी बराबर होते हैं, अजीब सा शेप था ऐसा। और मिल्क पैक आता था। तो कुछ अरसे वो चला, फिर उसके बाद और कंपनीज भी उसमें कूदी। जब और कंपनीज भी कूदी तो इनको अपनी ब्रांडिंग पे काम करना पड़ा, क्योंकि जब एक ही प्रोडक्ट होता है तो उनको इतने ब्रांडिंग पे काम करने की जरूरत नहीं होती, सभी सभी वही खरीद रहे होते हैं। जब और कंपनीज आती हैं, गालिबन हलीब आया था उस वक्त नया नया, तो दूसरी कंपनीज हैं उस दो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो एक चीज़ उन्होंने देखी कि हम जो डिज़ाइन ये बना रहे हैं तो देखने में तो यूनिक है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, इतनी जगह पे ये कम आते हैं क्योंकि आड़े टेढ़े इनके शेप है। अगर हम इनको स्क्वायर कर लें तो ये इतनी ही जगह पे ज़्यादा डब्बे आ जाएंगे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसा पैकेजिंग हो जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान हो। इसी बुनियाद पे आपको पता है ना कि यहाँ तक लोगों ने काम किया है कि तरबूज चौकोर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गोल तरबूज ट्रांसपोर्ट करने में कम जगह, ज़्यादा जगह पे कम तरबूज आते हैं, तो उन्होंने चौकोर तरबूज डिज़ाइन किए जो ज़्यादा कम जगह पे ज़्यादा आ जाए। तो बहरहाल ये आप देखिएगा पैकेजिंग का रोल, और इसके ऊपर थोड़ा सा देखिएगा। आपको पता है कि
कोका कोला जो है अपनी बोतल तक को जो है मार्केट करती है कि जी हम तो ऐसा ज़बरदस्त बोतल है कि हमारी बोतल का तो शेप ही ज़बरदस्त है अलग। बोतल के शेप को लेके भी वो एडवर्टाइज करते हैं कि जी यूनिक शेप है या बड़ा स्मार्ट शेप है जी हमारी बोतल का। तो पैकेजिंग को लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रमोशन के अंदर भी। ठीक है, एक छोटी सी केस स्टडी है 12.4, इसको ज़रा पढ़ लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है, बस बेसिक सी बात है। केलॉग मैन्युफैक्चरर्स जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाते हैं उनके बारे में। इसको पढ़िएगा, क्वेश्चंस को आंसर करिएगा। 12.4 भी पढ़ लीजिएगा और 12.5 भी पढ़ लीजिएगा। और S&B प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट्स PLC ने कुछ फ़ैसला किया है, उसके बारे में उन्होंने कुछ सवाल किए हैं आपसे। अब तक जो आपके पास मालूमात आ गई है उसकी बुनियाद पे ज़रा बात कीजिएगा कि आपके ख़्याल से क्या होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के हवाले से, समझ लीजिए कि इस टॉपिक के हवाले से आखिरी बात करने, और वो है प्रोडक्ट की ज़िंदगी। हर प्रोडक्ट हमेशा चलने वाला नहीं होता। जैसे कि आईफोन अगर लॉन्च होता है तो वो एक ही फ़ोन सारी उम्र नहीं चलेगा, उसमें अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड होगी, उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब वो आएगा तो वो चलता नहीं होगा, फिर लोगों में मशहूर हो जाएगा तो बहुत चलता होगा, फिर एक वक्त आएगा कि ऑब्सोलीट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकना कम हो जाएगा। ये एक नेचुरल सी बात है। ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते हैं, जो इवॉल्विंग डायनेमिक किस्म के वेरिएबल्स के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके यूजेज की इन्वायरमेंट डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब तब्दील होते रहने वाली। तो जैसे कि आटा है, अब आटा जो है वो एक डायनेमिक और इवॉल्विंग मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आटे की लाइफ साइकिल अलग तरह से बनेगी और एक मोबाइल फ़ोन की लाइफ साइकिल अलग तरह से बनेगी। लाइफ साइकिल होती क्या है, तो पहले मैं लाइफ साइकिल को ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो लाइफ साइकिल को समझाने से पहले लाइफ साइकिल की डायग्राम पेज नंबर 166 से मौजूद है, आप देख सकते हैं, मैं बना देता हूँ। और वो स्टेजेस में है, बस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ इन टर्म्स ऑफ इट्स रिकग्निशन, पॉपुलैरिटी। और अगर मैं सही कहूँ तो जो जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल फॉर रिकग्निशन एंड पॉपुलैरिटी, वो एक ही है और वो वेरिएबल है सेल्स। तो अगर सेल्स की बुनियाद पे हम प्रोडक्ट को जज करें और हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रखें, तो जब शुरू शुरू में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे होता है तो उसकी सेल्स कितनी होती हैं? कुछ भी नहीं होती। कलर चेंज करते हैं, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, तो शुरू में प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो नहीं होती। साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन स्टेज में मार्केट में सेल्स बढ़ती हैं। फिर एक टाइम आता है जब प्रोडक्ट ग्रो करना शुरू करता है। क्या हर प्रोडक्ट इसी लाइफ साइकिल से गुजरता है? ज़रूरी नहीं है, ये जनरल लाइफ साइकिल है। हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद ही फेल हो जाए, तो एक जनरल लाइफ साइकिल है उस प्रोडक्ट की है जो उसको फॉलो कर रहा होगा। ग्रोथ का टाइम आता है, ग्रोथ के टाइम में उसकी सेल बढ़ना शुरू होती है। फिर एक टाइम आता है कि प्रोडक्ट अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है। जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी पहुंच जाता है तो उसकी उस वक्त उसकी जो सेल होती है वो मैक्सिमाइज हो चुकी होती है। इससे ऊपर इसकी सेल नहीं जाएगी। मैच्योरिटी का मतलब होता है अपनी टारगेट मार्केट को वो रीच कर गया, जिन लोगों को बेचना था उनको बिक चुका है, जिसके फ़ौरन बाद जो स्टेट है वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है लेकिन प्रोडक्ट की सेल मज़ीद नहीं बढ़ रही होती। इसको कहते हैं सैचुरेशन का टाइम। सैचुरेशन यानी अब प्रोडक्ट जितने लोगों को बिकना था वो लोग ख़रीद रहे हैं। हाँ, वो सब ख़रीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट किया था 15% ऑफ द पॉपुलेशन, और 15% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, वो छोड़ भी नहीं रहे लेकिन मज़ीद लोग भी नहीं आ रहे, ठीक है।
लेकिन फिर एक टाइम आता है किसी वजह से, आइदर ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, आइदर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल फर्दर डेवलपमेंट इन अदर प्रोडक्ट्स, और ड्यू टू कंपेटिटर्स, आपके प्रोडक्ट की मार्केट में सेल जो है वो वापस नीचे जाना शुरू करती है। इसको आप कहते हैं ये प्रोडक्ट के डिक्लाइन का टाइम है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है एक नॉर्मल प्रोडक्ट की। जैसे मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसे ग्रो ना करता हो, कोई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल दिखने में ऐसी हो, वो यूं चला हो। अच्छा, मैं शेडो बना रहा हूँ, यानी डेवलपमेंट में ऊपर सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सेल कुछ हो रही है। अब इसको यहाँ पे ज़ीरो समझ लें, सिर्फ इससे कंपैरिजन के लिए यहाँ बना रहा हूँ। और इसकी जो ग्रोथ हो वो ज़्यादा ना हो, और वो जल्दी बेचारा मैच्योरिटी और सैचुरेशन की तरफ चला जाए और डिक्लाइन की तरफ चले जाए। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग लाइफ साइकिल बनती हैं। ये एक जनरल आइडिया के लिए आपको दिखाई गई है कि ऐसी नॉर्मली होती है। और प्रोडक्ट टाइप पे डिपेंड करता है कि कितने अरसे बाद आपका डिक्लाइन आएगा, कितने अरसे में सेचुरेशन हो जाएगी, कितना वक्त मैच्योरिटी को होने में लगेगा, और आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी प्रमोशन, आपकी पैकेजिंग, आपका पुश, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब आपके मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होते हैं, तो उसी हिसाब से आपका प्रॉफिटेबिलिटी होती है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट क्या हो रहा होता है, ज़ीरो, लॉस में होते हैं। इंट्रोडक्शन में लॉस में होते हैं, ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू होता है, मैच्योरिटी के अंदर आप प्रॉफिट कमा कमा रहे होते हैं। डिक्लाइन में एक टाइम आता है, जब तक तो आप प्रॉफिट में रहते हैं, फिर एक टाइम आता है उसके बाद आप लॉस में वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये एक एंगल है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को देखने का, कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एक है प्राइस के हवाले से, कि जब डेवलपमेंट है तब तो कोई प्राइस सेट ही नहीं की, जब इंट्रोडक्शन है तो प्राइस कम होती है, ग्रोथ के वक्त भी प्रमोशनल प्राइसिंग चल रही होती है। जब मेच्योरिटी और सेचुरेशन होती है, उस वक्त आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, अपनी हाईएस्ट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, स्टेबल होते हैं। उसके बाद जब डिक्लाइन पे जाते हैं, फिर आप प्रमोशन स्कीम्स निकाल देते हैं, आप बंडल ऑफर्स निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइसिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने दिया है इसी में, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है और एक ऐसी ब्रांड होती है जो कि मार्केट में पहले से रिकग्नाइज्ड है, और वो ब्रांड हाई क्वालिटी के लिए रिकग्नाइज्ड है, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इंट्रोडक्शन में भी प्राइस लो नहीं की जाती, मे बी हायर प्राइस if the brand is recognized for quality. ठीक है, एक एडिशनल पॉइंट था। Prices are likely to be relatively higher than those of competitors in the growth stage. जब ग्रोथ हो रही है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जो कि मोबाइल फ़ोन जिसमें आपने 250 मेगापिक्सल का कैमरा लगा लिया है, मार्केट को पसंद आ गया है, अब प्रोडक्ट बिकना बढ़ रहा है। तो अब आप यहाँ से भी प्राइस मार्केट के अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा कर सकते हैं। सो कैन इंक्रीज प्राइस देन मोर देन कंपेटिटर्स। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं, केस स्टडी में काम आएंगे आप लोगों को। कैन इंक्रीज प्राइस मोर देन कंपेटिटर्स एट ग्रोथ स्टेज। ठीक है, और फिर आम तौर पे मेच्योरिटी के बाद या मेच्योरिटी पे पहुंचने तक आप बंडल ऑफर्स और प्रमोशंस निकालना शुरू कर देते हैं। ये बात की इन्होंने।
और डिक्लाइन स्टेज में सब्सटेंशियल प्राइस कट लगाने की कोशिश की जाती है। ये दो बातें हम पहले भी कर चुके हैं। और इसी तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एतबार से अगर देखा जाए तो प्रमोशन भी अलग अलग होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रमोशन के ऊपर काफ़ी स्पेंडिंग होती है। यहाँ पे प्रमोशन पे काफ़ी स्पेंडिंग हो रही होती है क्योंकि कंज्यूमर को कुछ नहीं पता होता, और निस्बतन इसके अगले स्टेजेस पे प्रमोशन जो है वो कम हो जाती है, एडवर्टीजमेंट कम हो जाती है निस्बतन। ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हो चुका होता है। और अगर आपको पता है कि प्रोडक्ट आपका सैचुरेशन में पहुंच गया, अब डिक्लाइन पे जा रहा है, तो फिर वापस प्रमोशन जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट मैं जितना खींच लूँ इसको, जितना डिक्लाइन से पहले पहले खींच लूँ उतना मेरे लिए फ़ायदा है। ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे होता है, इसको हम कैश काउ कहते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये प्रॉब्ली जब सम प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन हम पढ़ लेंगे तो फिर हम उस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कैश काउ वो होता है बिजनेस जो कि हमें प्रोवाइड करता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, जिसकी मदद से हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, इससे खूब कमा रहे हैं, अभी मौका अच्छा है, इस पैसे को यूज़ करते हुए हम दूसरे प्रोडक्ट्स डेवलप कर लें। सो दिस इज़ आवर कैश काउ एंड वील बी डेवलपिंग अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग द कैश कमिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें आखिरी बात जो है वो ये है कि कंपनीज ये चाहती हैं कि आइदर डिक्लाइन आए ही नहीं, इसी स्टेट में रहे, या फिर अपने प्रोडक्ट को अगर नज़र आ रहा है कि ये है ही ऐसा प्रोडक्ट, ये मार्केट ही ऐसी है जिसमें कि डिक्लाइन आ ही जाता है, तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी पे गौर किया जाए। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या है? एक्सटेंशन स्ट्रेटजी ये है कि हम समहाउ अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन करने के बजाय दोबारा से एक और ग्रोथ पे डाल दें। अब क्या ये पॉसिबल है? जी, ये पॉसिबल होता है मार्केटिंग में। ये प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा होता है। इसकी डिस्कशन से पहले एक्टिविटी नंबर 12.6 ज़रा जल्दी से कर लीजिए, छोटी सी है, आसान सी एक केस है जिसको कि डिस्कस किया जा रहा है, तो ये आप फटाफट कर लीजिए, फिर मैं एक्सटेंशन स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। जी जनाब, तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मज़ीद टाइम और बढ़ा लिया जा रहा है जिसमें प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। तो उसका एक तरीका, नंबर वन सबसे आसान तरीका तो ये है कि न्यू प्रमोशंस। ठीक है, प्रमोशन का स्टाइल चेंज कर लें, अपनी ब्रांडिंग चेंज कर लें। फ़लानी क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है, अपने आप को वहाँ पे एसोसिएट किया, लोगों की रिकग्निशन बढ़ गई, प्रोडक्ट फिर बिकना शुरू हो गया। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही जो है आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सटेंड उसकी लाइफ साइकिल को कर लिया, ऐसा हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने न्यू मार्केट्स देखना शुरू कर दी, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। आपने देखा यहाँ तो प्रोडक्ट बिक रहा था फुल्ली, प्रोडक्ट अपने उस पर चला गया है, जो उसकी लाइफ साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई, मैच्योरिटी के ऊपर चला गया। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको मज़ीद जगहों पे बेचते हैं, मज़ीद शहरों में। जैसे छोटी सी मिसाल है कि जी एक एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं जो एक शहर में खुला, एक जगह खुला बहुत मशहूर हुआ, दूसरी जगह खुला मशहूर हुआ, अब आपने 6-7 खोल लिए हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ अब हम ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स इस शहर के सर्व कर पा रहे हैं, तो मज़ीद यहीं पे और खोलना जो है वो सैचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, और खोलने का फ़ायदा नहीं। क्यों ना हम मार्केट को एक्सटेंड कर लें और बराबर वाले शहर में खोल लें, या दूसरे बड़े शहर में खोल लें, कराची में खोला था तो लाहौर में खोल लें, इस्लामाबाद में खोल लें। ठीक है, तो गोइंग फॉर न्यू मार्केट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है? इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट्स कर लें। इस तरह से आपके प्रोडक्ट में थोड़ी थोड़ी चेंज आती रहती है, फिर लोगों को जिसकी वजह से वो ऑब्सोलीट हो रहा होता है उससे बेहतर कर लें। अब इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इस वजह से भी हो सकती है कि प्रोडक्ट पुराना हो गया, आपने प्रोडक्ट को बेहतर कर लिया, या आपने देखा है कंपटीशन में कोई अच्छी चीज़ नहीं आ गई है, आपने वो ऐड कर ली।
तो उन दोनों में से जो भी आपको लग रहा है कि किस वजह से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट, वो एडिशन आपकी कर सकते हैं। ठीक है। फिर वेरिएशन निकाल दें, वेरिएंट्स निकाल दें, उसी प्रोडक्ट के वेरिएंट्स निकाल दें। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो सिविक निकाली, सिविक चलते चलते आपको महसूस हुआ कि अभी सिविक के अंदर मैं एक निकालता हूँ हैचबैक, और सिविक के अंदर ही निकालता हूँ एक टर्बो, और सिविक के अंदर ही निकालता हूँ मैं ओरियल, और सिविक के अंदर ही मैं निकाल देता हूँ वो क्या, सनरूफ। तो प्रोडक्ट वही है, और मार्केट में आपने देखा कुछ लोग जो है वो इस इस फीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने उस फीचर को फोकस करते हुए जो है वो ज़्यादा मज़ीद कस्टमर को घेरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता था, वेरिएंट्स के ज़रिए से भी आप ये काम कर सकते थे। और आप फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि वर्जन के ऊपर काम कर लें, न्यू बेटर वर्जन 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, मॉडल 2018, 2019, 2020 मॉडल्स बना लें अपने प्रोडक्ट के। तो इस तरह से काम कर लें, आईफोन 9, आईफोन 10, आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, आईफोन 17, है ना भाई? तो ये वेरिएंट्स के साथ साथ आप मॉडल्स पे काम कर लें, मॉडल्स निकाल लें प्रोडक्ट के। ठीक है, फिर आप अपने आउटलेट्स बढ़ा लें। देखिए, ये जो मैं 5, 6, 7 लिख रहा हूँ, ये तो एक एंगल से हम बता रहे हैं। क्या हम इसी को ही लिमिटेड समझते हैं? क्या बस यही होगा खाली? नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है। अब ये आपकी इंजेन्युइटी, आपकी सोच है, आपका आइडिया है, आप इसके अंदर कितने क्रिएटिव हैं। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन के अंदर क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या नए आइडियाज़ हैं। इसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सी केस स्टडी दी हुई है एक्टिविटी नंबर 12.7, जिसके अंदर जो है उन्होंने स्मार्टफोन्स, आईफोन के ऊपर काम किया है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से जो है वो बात की है कि आईफोन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे एक्सटेंड की गई, क्या हुई, और उससे हमने क्या लर्न किया। ठीक है, तो ये तो एक केस है जो कि आप डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर ही। उसके अलावा मुझे कुछ एग्जांपल्स चाहिए आप लोगों से, हर बच्चे से अलग एग्जांपल चाहिए। तो किस चीज़ की? कि अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में, अब आईफोन को छोड़ दीजिएगा, यानी फ़ोन्स को छोड़ दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन्स को, क्योंकि वो एग्जांपल केस स्टडी आ गई आपके पास। मोबाइल फ़ोन को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद आप उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स लीजिएगा कि जिसमें आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट्स की लाइफ को एक्सटेंड किया गया। आपको लगा कि प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली डिक्लाइन पे चला जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि प्रोडक्ट की लाइफ डिक्लाइन की तरफ नहीं गई। इसको डिस्कस करें क्लास में, और जितने बच्चे हैं कम से कम उतने प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई करें। एक इंटरेस्टिंग काम है, और इसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।